नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिंदुस्तान हॉरर दास्तां। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आपको ले चलता हूँ सीधा उस कहानी की तरफ। ये कहानी एक सूरज नामक लड़के की इर्द गिर्द घूमती है। सूरज एक बेरोज़गार युवा था। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था। जब सूरज अपनी पूरी कोशिश करके थका हारा घर लौटता है तब उसकी माँ उसे पूछती है, कोई नौकरी मिली? तब सूरज अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, अभी तक तो नहीं मिली। हर जगह नौकरी के लिए मारामारी है और हर जगह रिश्वत खिलानी पर ही नौकरी मिलती है। फिर उसकी माँ उसे कहती है, अब ऐसे घर कैसे चलेगा? वो लोग बात ही कर रहे थे तब सूरज के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। सूरज फ़ोन उठा के बोलता है, हाँ सचिन बोलना। तब सचिन उससे बोलता है, यहाँ मॉल में एक गार्ड की ज़रूरत है, तू काम करेगा क्या? तब सूरज उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं। तब सचिन उसे कहता है कि सुन भाई, मैंने सुना है उस मॉल में भूत है। फिर सूरज उसे कहता है कि मुझे तो पता है, लेकिन तुझे भी ये पता है कि मैं भूत बीत के बात पे यकीन नहीं करता। मैं कर लूँगा गार्ड की नौकरी, पगार कितनी है बस ये बता। तब सचिन उससे बताता है कि नाइट शिफ्ट के 15,000 है और डे के 10,000 है। सूरज कहता है कि मैं नाइट शिफ्ट करूँगा और मैं कल ही आकर तुझसे मिलता हूँ। फिर सचिन उसे बोलता है कि ठीक है, कल शाम 6 बजे आ जाना। सूरज ओके कह के फ़ोन काट देता है और फिर हंसने लगता है। सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे नौकरी मिल गई है और पगार 15,000 है। माँ कहती है, बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ही ली। अब हमारे बुरे दिन जल्द ही दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटे खुश होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। जब दूसरे दिन शाम को 6 बजे सूरज गार्ड कंपनी के ऑफिस जाता है, वहाँ उसका दोस्त पहले से ही मौजूद होता है। फिर सचिन सुरेश को वहाँ के मॉल के सुपरवाइज़र से मिलाता है और कहता है, सर यही मेरा दोस्त सुरेश है जो नौकरी के लिए तैयार है। फिर सुपरवाइज़र सुरेश से कहता है कि कई और गार्ड वहाँ मॉल में काम करने गए थे पर सबके सब वहाँ से भाग गए। तब सुरेश सुपरवाइज़र से कहता है, पर मैं नहीं भागूंगा, मुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। सुपरवाइज़र उसे कहता है, अच्छी बात है, और तुम्हें शायद पहले से ही सब पता है मॉल के बारे में और पगार के बारे में। तो सुरेश जी सर ऐसा कहते हुए उनको कहता है, मुझे सब पता है। सुपरवाइज़र सुरेश से कहता है कि ठीक है, तो इस पेपर पे अपनी सारी डिटेल भर लो और अपनी वर्दी और जूते कलेक्ट कर लेना। फिर सुरेश ने सुपरवाइज़र को फॉर्म भर के दे दिया और फिर अपनी वर्दी और जूते भी कलेक्ट कर लिए। सुपरवाइज़र उससे कहता है कि सुरेश तुम आज से या कल से ज्वाइन करोगे? तो सुरेश उससे कहता है, सर मैं आज से क्या अभी से ही ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर सुपरवाइज़र उसे कहता है कि ठीक है, तुम जाके वहाँ रिपोर्ट कर लो और वहाँ तुम्हें एक धीरज नाम का एक गार्ड मिलेगा। तो सूरज जी सर कहते हुए वहाँ से चला जाता है। जब सूरज मॉल में जाता है तब धीरज उसे वहाँ मिलता है। जब धीरज उससे कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो नए गार्ड, सूरज जी भैया कहते हुए उसे जवाब देता है। फिर धीरज उसे कहता है कि तुम इस मॉल का इतिहास पता है ना, ये मॉल भूतिया मॉल है। तब सूरज उसे कहता है कि मैं भूत वूत में यकीन नहीं रखता और आप मुझे बेफुजूल डराने की कोशिश मत करना। फिर धीरज उसे कहता है कि मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे मैं सामने के गेट पर बैठा हूँ और तुम्हें पीछे के गेट पर बैठना है। सूरज कहता है ठीक है। सूरज का ऑफिस में जाता है, रजिस्टर बुक में अपनी साइन करता है और पीछे के गेट पर चला जाता है। और जब सूरज पीछे के गेट के कैबिन के बाहर बैठ गया था, धीरे धीरे पूरा मॉल खाली हो गया। अब मॉल में बस सूरज और धीरज ये दोनों ही थे। सूरज का आज मॉल में पहला दिन था, इसलिए सूरज को कुर्सी पे बैठे बैठे झपकी लग रही थी, तो वो वहाँ सो गया और अचानक उसे किसी ने ज़ोर से तमाचा मारा। सूरज शौक से उठा और कौन है, हाँ वहाँ कौन है, ये कहने लगा। सूरज ने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सूरज मन ही मन सोच रहा था कि
क्या ये मेरा वहम है या सच में किसी ने मुझे चाटा मारा है। फिर सूरज ये डिसाइड करता है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। उसके बाद सूरज की तो नींद ही उड़ गई थी। वो गेट के पास ही टहलने लगा और फिर अचानक उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो औरत रोते हुए चिल्लाते हुए, नरेश कहाँ हो तुम नरेश, ये कहने लगी। सूरज ने यहाँ वहाँ टॉर्च मारा लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। सूरज बहुत परेशान हो गया था कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर अचानक उसे अपने कैबिन में देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी नज़र आई जो अपने सिर झुकाकर रो रही थी। सूरज ने पूरी हिम्मत करके उसके पास गया और उससे पूछा, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो। फिर उस लड़की ने सिर ऊपर किया तो उसकी शक्ल देखकर सुरेश के तो पसीने छूट गए। वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक भूतनी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। सूरज चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग निकला। धीरज भी शोर सुनकर सूरज के पास पहुँचा। धीरज ने सूरज से पूछा, क्या हुआ सूरज, तू इतने जोर से क्यों चीख रहा है। तब सूरज घबराते हुए उसे कहने लगा, वो भूत, वहाँ भूत। धीरज ने उससे कहा कि तुम्हें भी दिख गई लगता वो, आओ आओ मेरे साथ। धीरज उसे अपने कैबिन में ले गया और उसे पानी पिलाया। अब तो तुम्हें भूत पे यकीन हो ही गया होगा। तब सूरज उससे बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा था कि आप मुझे डराने के लिए सब बोल रहे हो। धीरज उसे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर सूरज धीरज से कहता है कि एक बात समझ नहीं आ रही है, जब कोई भी गार्ड यहाँ टिक नहीं पाया तो आप कैसे टिके हो यहाँ। धीरज उसे कहता है कि इस ताबीज़ की वजह से, जो उसे एक पंडित जी ने हनुमान कवच वाली ताबीज़ दी थी, जिससे वो भूत मेरे नज़रों के सामने भी नहीं आ सकती। फिर सूरज ने उसे पूछा, लेकिन वो है कौन और वो यहाँ क्या कर रही है। धीरज ने उससे कहा, उसका नाम नंदिनी है। 20 साल पहले की बात है। इस मॉल की जगह पर नंदिनी और उसके पति की नरेश की पुश्तैनी हवेली थी। उस वक्त वो दोनों बहुत ही खुश थे। फिर एक दिन एक सेठ की नज़र उसकी ज़मीन पर पड़ गई। फिर सेठ नरेश से कहता है, तुम इस ज़मीन के अच्छे पैसे दूंगा। नरेश उस सेठ से कहता है, मुझे ज़मीन बेचनी ही नहीं है, ये मेरी विरासत है। सदियों से मेरे बाप दादा इसी घर में रहते हैं तो मैं इस घर को नहीं बेच सकता। सेठ जी ने उसे कहा, सोच लो, आज ना कल मैं किसी भी तरह इस ज़मीन को तुमसे ले ही लूँगा। अगर तुम अपने आप दोगे तो अच्छा होगा। फिर धीरज सूरज को बताते हुए कहता है कि नरेश के मना करने पर भी सेठ ने गुंडों को भेजकर नरेश के घर में आग लगा दी। नंदिनी जलते हुए घर से बाहर आ गई, लेकिन नरेश अंदर ही फंस गया। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और नरेश उस आग में जलने लगा। बाहर खड़ी नंदिनी तिलमिला गई। नंदिनी चिल्लाते हुए नरेश को आवाज़ देने लग गई। फिर वो चीखते चिल्लाते आग में कूद जाती है और उस रात सेठ के गुंडों ने उन दोनों की ज़िंदगी में आग में मिलाकर रख दी थी। उस दिन से कोई भी इस जगह पर रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कई वॉचमैनों ने और मज़दूरों ने नंदिनी के भूत को देखा है। फिर सूरज धीरज से पूछता है कि क्या नंदिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता नहीं है। धीरज उससे कहता है कि शायद वो उस सेठ से बदला लेना चाहती है जिसने उसके घर में आग लगाई थी, पर यह मुमकिन नहीं है क्योंकि अब वो सेठ ही इस मॉल का मालिक है और वो रात को क्या दिन में भी यहाँ आता नहीं है। तब सूरज कहता है, पर वो बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। धीरज उससे कहता है कि इसलिए वो सबको सताती है। सूरज कहता है कि क्या आपके पास उस सेठ का नंबर है। धीरज उसे कहता है, शायद रजिस्टर में होगा, जाके चेक कर लो। फिर सुरेश वो नंबर नोट कर लेता है और पीछे के गेट की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि नंदिनी बहन, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं उस सेठ को यहाँ बुलाऊँगा। फिर नंदिनी सूरज के सामने आ जाती है और डरावनी आवाज़ में कहती है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो। सूरज कहता है, हाँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम उसके बाद किसी को नहीं सताओगी और इस दुनिया को छोड़ दोगी। नंदिनी कहती है, मैं वादा करती हूँ।
सुरेश ने अपने फ़ोन से वो नंबर मिलाया और कहता है, सेठ जी मॉल में आग लग गई है। मॉल के पिछले गेट पर और सारी दुकान पूरी तरह जल रहे हैं। सेठ जी वहाँ से कहता है कि क्या, ऐसा कैसे हो गया? एक काम करो, तुम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, मैं अभी आया। सेठ जी हड़बड़ाते हुए कार लेकर निकल जाता है। वो परेशान होता है। जैसे ही वो बैक गेट के पास पहुंच जाता है, उसे गाड़ी से नंदिनी का भूत नज़र आता है और वो डर जाता है। डर के मारे वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। सेठ को काफ़ी चोट आती है। सेठ चोट के कारण दर्द में चीखता है। फिर नंदिनी का भूत सेठ को कार के दरवाजे से बाहर खींच लेती है। फिर नंदिनी डरावनी आवाज़ में सेठ से कहती है, तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे कुछ नहीं कर पाऊँगी? आज तू तो मेरे हाथों से मरेगा। सेठ डर के मारे नंदिनी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो नंदिनी। नंदिनी कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने, अब तुझे माफ़ी नहीं, मौत मिलेगी। सेठ गेट से बाहर